हाल ही के दिनों में ब्रिटिश साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने एक थ्योरी प्रेजेंट करी है कि 2050 तक गंगा में इतने, यानी भारत की जो गंगा नदी है, इसमें इतने तूफान आएंगे कि इसके इर्द गिर्द बसे हुए सारे शहर जो है तबाह हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नदी में कैसे तूफान आएगा। तूफान तो समुद्र में बनता है, ये नदी में कैसे आएगा। लेकिन थ्योरी का कहना है कि जिस ढंग से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर वो ऐसे ही होती रही तो आने वाले समय में जो जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघलेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंगा नदी हिमालय की गोद से ही निकलती है, ग्लेशियर से ही बन के निकलती है। तो ग्लेशियर इतनी तेज़ी से पिघलेंगे कि तेज़ धाराएं नीचे की तरफ आएंगी और एक तूफ़ानी शक्ल लेते हुए अपने आसपास के बसे सारे शहरों को तबाह कर देंगी। ये एक अनुमान है, और ऐसा ही अनुमान एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मौत यानी 2018 से कुछ वर्ष पहले एक थ्योरी उन्होंने दी थी कि 2050 तक ये हमारी जो प्लैनेट अर्थ है ये रहने लायक नहीं रह जाएगी, यानी यहाँ जीवन जी पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट को, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक सलाह दी थी कि जल्द से जल्द कोई ऐसा प्लैनेट तलाश लें, एक हैबिटेंट प्लानिट तलाश लें जो जीवन के अनुकूल हो, जहां मानव सभ्यता के अंश को बचाया जा सके। तो अगर आप आज देखिए, मैं ये वीडियोज़ आपको दिखा रहा हूँ 9/11/2001, जब अमेरिका के ट्विन टावर पे हमला किया गया था टेररिस्ट द्वारा। यानी कि क्रोध कितना निम्न स्तर पे जा सकता है। मनुष्य का क्रोध, मनुष्य का प्रतिशोध, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, ये कितना क्रूर हो सकता है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर है तो वो 9/11 की वो घटना है जो ट्विन टावर पे की गई थी, जिसमें एक अनुमान है कि 2996 लोग मारे गए थे, और आज तक बहुत सारे लोग लापता भी हैं, जो एक थ्योरी आती है या फिर जो मानना है। तो ये वीडियो आप देखिए, पहले देखा आपने ये वीडियो, कितना जघन्यतम कृत्य ये किया गया है, और मानव द्वारा। आप कह सकते हैं कि वो लोग भी उसी प्लेन में थे जिनके दिमाग में ऐसी सैतानी उपज थी, यानी कि आत्मघाती पायलट्स जिन्होंने विमान के द्वारा इस ट्विन टावर पे हमला किया था। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्रोध और प्रतिशोध है वो दुनिया को कहाँ लेके जा रहा है। हमने वर्ल्ड वार 1 देखा, लाखों लोग तबाह हुए। हमने वर्ल्ड वार 2 देखा, लाखों लाख लोग बर्बाद हुए, मारे गए, तमाम कह सकते हैं लोग बेघर हुए। यानी कि कितनी अधिक जो है क्षति पहुंचाई गई मानव समाज को, मानव को, ये अकल्पनीय है। और आज आप देखिए, आज पिछले कई वर्षों से, लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुके, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। माय गुडनेस, अनबिलीवेबल। एक आंकड़ा जो है, उस आंकड़े के हिसाब से 5 लाख से अधिक लोग अब तक जान गंवा चुके हैं इस युद्ध में। ढेर सारे रूसी सैनिक, ढेर सारे यूक्रेनियन सैनिक और ढेर सारे सिविलियन ने भी अपनी जान गंवाई है, और पूरा यूक्रेन आप कह सकते हैं कि तबाह हो बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन के नागरिकों को अपना देश छोड़कर अगल अड़ोस पड़ोस के देशों में शरण लेनी पड़ी है, और जैसे तैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। या यूं कहें कि पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। पूरे एक समृद्ध देश यूक्रेन के नागरिक आज भिखारी बनकर आस पड़ोस के देशों में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या बहुत सारे मारे गए, या जो बहुत सारे रुके हुए हैं वो रोज़ मारे जा रहे हैं। यानी कि ये अटैक लगातार जारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आज दुनिया बड़ी-बड़ी बातें करती है। अभी हाल ही में G20 का सम्मेलन आपके भारत में हुआ है और बड़ी-बड़ी बातें करी गई है। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध समाप्त करने के लिए कोई सकारात्मक सोच नहीं सामने आई है। बस चंद बातें कही गई हैं और फिर सब ने भुला दिया और वो युद्ध लगातार जारी है। तो कुल मिला मेरा जो कहने का मतलब आज अगर आप एक ग्लोबल परिदृश्य को देखिए तो चाइना जो है अटैक कर रहा है अपने पड़ोसी देश पे। आप उत्तर कोरिया को देखिए, आप रूस को देखिए, आप भारत पाकिस्तान के तनाव को देखिए, भारत चाइना को तनाव को देखिए। यानी कि चारों तरफ युद्ध की स्थिति लगातार बनती जा रही है और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि आज जो हमारे पास युद्ध हैं, जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, वो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में नहीं थे। दूसरे विश्व युद्ध में एकमात्र परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था जिसकी क्षमता आज के परमाणु बम से कई 100 गुना कम थी। वो दो जगह पे हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था और उस तबाही से पूरी दुनिया थर्रा उठी थी। और कल्पना करिए कि आज एटम बम, हाइड्रोजन बम और जाने कितने शक्तिशाली बम दुनिया भर के तमाम देशों ने रखा। हज़ारों की संख्या में रसिया के पास है, हज़ारों की संख्या में अमेरिका के पास है और तमाम भारत, पाकिस्तान और जर्मनी जैसे देश हैं जिनके पास ये एटम बम है। तो कल्पना करिए कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता है तो क्या होगा? तो क्या वो स्टीफन हॉकिंग की जो भविष्यवाणी है वो सही होगी? लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम अभी कोई प्लैनेट खोज नहीं पाए हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा संकट खड़ा है वो है युद्ध। चारों तरफ युद्ध, हिंसा और अपराध से ये पूरी दुनिया भरी पड़ी है। फिर भी जो हमारे जो राजनेता हैं वैश्विक स्तर पे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आवश्यकता ये है कि हम सब मिल बैठें। आज आवश्यकता है कि पूरी दुनिया मिल बैठे एक मंच पे। एक ऐसा मंच हो जहाँ सारी दुनिया एक साथ बैठे और वो चिंतन करे कि अगर हम ऐसे ही पॉलिटिक्स करते रहे, ऐसे ही हम छोटे छोटे अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि के लिए एक दूसरे से युद्ध करते रहे, एक दूसरे के दुश्मन बने रहे, तो अचानक से अगर किसी दिन किसी कारण से किसी एक देश द्वारा, किसी एक परमाणु शक्ति द्वारा एक मिस्टेक हो गई, एक भूल हो गई, तो उसका परिणाम कितना भयानक और बुरा हो सकता है। आपकी रूह कांप जाएगी। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि तीसरा विश्व युद्ध अगर वो एटॉमिक युद्ध हुआ तो वो कैसा होगा। शायद इस पृथ्वी पे शेष कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी बचेगी। सिर्फ बर्बादी ही नहीं, आप यूँ समझिए कि अगर ये तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो ये पृथ्वी आने वाले हज़ारों साल तक हैबिटेंट नहीं रह जाएगी। यानी किसी सभ्यता से अगर कोई प्राणी आके रहना भी चाहेगा यहाँ तो वो रह नहीं पाएगा। ये पृथ्वी रहने लायक ही नहीं रह जाएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज विज्ञान ने इतना तो एक्सप्लोर कर ही दिया है कि हमारे आसपास के कम से कम हमारे सौरमंडल में कोई ऐसा दूसरा प्लैनेट नहीं है जो इतना खूबसूरत हो, जो इतना खूबसूरत हो, जहाँ इतनी खूबसूरत सभ्यता बसी हो। लेकिन कुछ साइकोपैथिक लोगों ने दुनिया को इस कदर बांट दिया, इस कदर बना दिया अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए कि आज पूरी दुनिया बारूद के गोले पे खड़ी है। और ये रुकेगा कैसे, ये बदलेगा कैसे? इसके लिए जन समर्थन चाहिए। पूरी दुनिया भर के लोगों को एक मंच पे आना होगा। जो जहाँ है उसे वहीं से आवाज़ उठानी होगी इसके विरुद्ध कि हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें बम गोले बारूद नहीं चाहिए, हमें जो है एक स्वस्थ और समृद्ध और सुंदर पृथ्वी चाहिए ताकि हम भी चैन से रह सकें, हम भी पीसफुली रह सकें, हम भी प्रॉस्पेरिटी के साथ रह सकें और हमारा पड़ोसी भी समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी के साथ रह सके। क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था किसी फिलासफर का ये मत था कि द पॉलिटिशियन अक्रॉस द वर्ल्ड आर अ क्रिमिनल।
यानी जितने भी राजनेता हैं दुनिया भर में, ये सब के सब एक प्रकार के अपराधी हैं, ये राजनीतिक अपराधी हैं, ये क्रूर हैं, ये क्रूएल हैं। ये अपनी सत्ता, अपने अहंकार के मद में ये दुनिया का विनाश करके ही छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल। और आज अगर आप दुनिया का एक वो देखिए, मंच देखिए, ये जिस ढंग से एक नई गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, जिसमें उत्तर कोरिया, चाइना और रशिया एक साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं और बाकी शेष दुनिया एक साथ जुड़ते हुए दिख रही है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। डर लगता है, सही कहिए तो मुझे डर लगता है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध बहुत निकट है और शायद हम सब की बर्बादी बहुत निकट है। शायद हॉकिंग सर का वो कहना कि 2050 तक ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। और दूसरे पक्ष को आप देखिए, ये तो ह्यूमन क्रिएटेड एरर है, ये तो ह्यूमन क्रिएटेड एरर है। इसी ह्यूमन क्रिएटेड एरर के परिणाम स्वरूप प्रकृति में जो एरर पैदा हुआ है वो भी डरावना है। अगर परमाणु युद्ध नहीं हुआ तब भी अगर हम विकास के नाम पे यूं ही अंधाधुंध हथियारों का उत्पादन करते रहे और विकास के नाम पर यूं ही औद्योगिकरण करते रहे, तो आप मान के चलिए कि ये प्रकृति में नष्ट कर देगी। आज आप उत्तराखंड में आपने देखा होगा, इस बार जो आपदा दिखी है आपको, एक झलक मात्र है। कल को संभावना है कि पूरा उत्तराखंड इसी तरह से जो है बह जाएगा, बिखर जाएगा। और आप वर्ल्ड वाइड अगर चीज़ों को देखें, प्राकृतिक आपदाओं को देखें, तो इस वर्ष चाइना से लेके अमेरिका तक बुरी तरह से तूफ़ानी चक्रवातों के दौर में फंसे दिखे। लाख संसाधनों, लाख वैज्ञानिक आविष्कारों और शक्ति के बाद भी ये प्रकृति के सामने विवश दिखे। हज़ारों लोग मारे गए अमेरिका में भी और चाइना में भी। और आज भी लगातार आप देखिए तो कहीं न कहीं किसी न किसी देश में कहीं तूफ़ान की आपदा, कहीं बाढ़ की आपदा, कहीं भूकंप की आपदा, ये लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इनसे निपटने के लिए आवश्यक है कि पूरी दुनिया एकजुट हो। आज हमें छोटी छोटी समस्याओं से अलग हटकर एक वैश्विक स्तर पे सोचना होगा। उस वैश्विक स्तर पे हम सबको मिल बैठना होगा और हमें अपनी प्रजाति, जो ह्यूमन प्रजाति है पृथ्वी पे, उसके भविष्य के बारे में सोचना होगा। हमें अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना होगा। अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशन को सुखी और समृद्ध देखना है, जीवित देखना है इस प्लैनेट अर्थ पे, तो निश्चित रूप से हमें ये करना ही होगा। अन्यथा देर तो हो ही चुकी है, बहुत देर अभी नहीं हुई है। लेकिन अगर हम यूं ही सोचते रहे, अगर हम यूं ही पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में फंसे रहे, अगर हम यूं ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहे और हम अपने आप को श्रेष्ठ देश, श्रेष्ठ कंट्री, श्रेष्ठ नस्ल, श्रेष्ठ रिलीजन साबित करने में लगे रहे, तो आप मान के चलिए कि पूरी दुनिया संकट में है, पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। एक ऐसे संकट में जहाँ से निकल पाना भी मुश्किल होगा। तो दिस इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट कि आज आवश्यकता छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ उससे जो महत्वपूर्ण है वो वैश्विक समस्या ये जो है कि प्लैनेट अर्थ बची रहेगी कैसे। अगर ये बची ही नहीं रहेगी तो हमारा ये सारा विकास का मॉडल, ये सारी चीज़ें जो कंट्री वाइज हम सोच रहे हैं कि हमारा देश के पास इतना परमाणु बम, हमारा देश सबसे सशक्त, हमारा देश सबसे मजबूत, हमारी नस्ल सबसे मजबूत, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और इस पृथ्वी पे आने वाले कुछ दशकों बाद कोई अवशेष, कोई चिन्ह नहीं बचेगा, कोई देखने वाला, सुनने वाला, बताने वाला नहीं बचेगा। तो जागो 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 दुनिया के लोगों और बचा लो अपने इस प्लैनेट को, अन्यथा सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।